आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीनी ब्रांड्स हैं, ये अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बदलते हैं। इनकी जो सफलता की कहानी है ना, वो हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं है और इसके पीछे की वजह काफी गहरी है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अफ्रीका का नंबर 1 मोबाइल फोन ब्रांड कौन सा हो सकता है? नहीं, एप्पल नहीं है, सैमसंग भी नहीं। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना हो, ट्रांसिएंट। है ना चौंकाने वाली बात? और यही जवाब हमें एक बहुत ही गहरी कहानी की तरफ ले जाता है कि कैसे एक अनजान सी कंपनी ने इतने बड़े मार्केट पर अपना दबदबा बना लिया। तो आज हम दो बाजारों की कहानी देखने वाले हैं। एक तरफ है अफ्रीका, जहां ट्रांसिएंट एक राजा की तरह राज कर रहा है, और दूसरी तरफ है जर्मनी, जहां एक्सपेंग एक चैलेंजर बनकर घुसने की कोशिश में है। ये एक किंग और एक चैलेंजर की कहानी है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां हैं। पहली है गो इन स्ट्रैटेजी, जैसा ट्रांजिशन ने अफ्रीका में किया, मतलब बाजार में सिर्फ घुसना नहीं बल्कि उसका हिस्सा बन जाना, उसकी रग रग में बस जाना। और दूसरी है ब्रेक इन स्ट्रैटेजी, जैसा एक्सपेंग जर्मनी में करने की कोशिश कर रहा है, यानी एक पहले से जमे हुए मजबूत किले में सेंध लगाने जैसी कोशिश। तो सवाल ये है कि ट्रांसिएंट ने आखिर अफ्रीका में ऐसा क्या कर दिखाया जो एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। उनकी इस गो विन स्ट्रैटेजी के पीछे का राज क्या था? देखिए, ट्रांसिएंट ने सिर्फ फोन नहीं बेचा, उन्होंने वहां की दिक्कतों का हल बेचा। जैसे उन इलाकों के लिए ड्यूअल सिम वाले फोन जहां नेटवर्क की दिक्कत रहती है, बेहतर तस्वीरों के लिए एक खास कैमरा टेक्नोलॉजी जो डार्क स्किन टोन को और भी खूबसूरती से कैप्चर करे, और हाँ, वहाँ की लोकल भाषाओं का सपोर्ट, और सबसे बड़ी बात, एक लंबी चलने वाली बैटरी, क्योंकि वहाँ बिजली का कोई भरोसा नहीं है। मतलब उन्होंने लोगों की असली जरूरत को पकड़ा और उस पर काम किया। और बात सिर्फ प्रोडक्ट पर खत्म नहीं हुई, उन्होंने तो अपने पूरे ऑपरेशन को ही लोकल बना दिया। इथियोपिया में फैक्ट्री लगा दी, जिससे वहाँ के लोगों को नौकरी मिली। काल केयर नाम से 2000 से ज्यादा सर्विस सेंटर खोल दिए। इतना ही नहीं, समाज सेवा में भी आगे रहे। यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर शरणार्थी बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। मतलब वो सिर्फ एक बाहर की कंपनी बनकर नहीं रहे, बल्कि वहां के पार्टनर बन गए। और ये जो लाइन है ना, ये ट्रांसिएंट की पूरी फिलॉसफी को बता देती है कि सिर्फ बाहर नहीं जाना है, लोकल मार्केट के अंदर जाना है। तो ये तो थी एक कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं एक्सपेंग की और उसकी ब्रेक इन स्ट्रैटेजी की। और यहाँ की चुनौती भाई बिल्कुल अलग और कई ज्यादा बड़ी है। अब देखिए, जर्मनी का मार्केट इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार है, पर कुछ बहुत बड़ी रुकावटें हैं। सोचिए, 87% लोगों को लगता है कि ये गाड़ियां जरूरत से ज्यादा महंगी हैं। 80% को बैटरी की फायबिलिटी मतलब भरोसे पर शक है, और 75% मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अभी कच्ची है। एक्सपेंग को इन सारी चिंताओं से एक साथ निपटना है। और यहीं पर दोनों बाजारों की सोच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। चीन में लोग गाड़ी की परफॉर्मेंस और क्वालिटी देखते हैं, लेकिन जर्मनी में 55% लोगों के लिए सबसे पहले कीमत आती है, और 27% के लिए पुराना सेल्स एक्सपीरियंस। यानी एक्सपेंग को जर्मनी में सफल होने के लिए अपनी पूरी की पूरी सोच ही बदलनी पड़ेगी। और हाँ, कंपटीशन को तो भूल ही नहीं सकते। जर्मनी मतलब वोल्क्सवैगन जैसे घरेलू ब्रांड्स का गढ़। लोगों का इन पर पीढ़ियों से भरोसा है, इनका नेटवर्क हर कोने में फैला हुआ है। अब ऐसे में किसी भी नए प्लेयर के लिए इनसे टक्कर लेना बहुत बहुत मुश्किल काम है। और इन सब के ऊपर सरकारी और पैसों से जुड़ी रुकावटें अलग हैं। यूरोपियन यूनियन चीन से आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 10% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है, और ये बढ़कर 30% तक भी जा सकता है। अब जाहिर है, इससे एक्सपेंग जैसी कंपनियों के लिए गाड़ियों की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों एक कंपनी अफ्रीका में इतनी कामयाब है और दूसरी को जर्मनी में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? इसका जवाब सिर्फ कंपनी की स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि इसका जवाब दुनिया की बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स में छिपा है। डीग्लोबलाइजेशन ये एक नया शब्द है जो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश अब खुली अर्थव्यवस्था से ज्यादा अपनी सीमाओं और अपने उद्योगों को बचाने पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब दुनिया भर में एक हम पहले वाली सोच आ रही है। और ये सिर्फ चीन या इन दो कंपनियों की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल बदलाव है जो हर इंटरनेशनल बिजनेस पर असर डाल रहा है। इस बदलाव के पीछे ना दो तरह की सोच काम कर रही है। एक है कोऑपरेशन वाली सोच, जो मानती है कि देशों को मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि इससे सबका भला होता है।
लेकिन अब जो सोच हावी हो रही है वो है कॉन्फ्लिक्ट वाली सोच। इसमें हर देश सिर्फ अपनी ताकत और अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। ये एक जीरो सम गेम बन गया है, मतलब एक ऐसा खेल जिसमें अगर एक जीतता है तो दूसरे को हारना ही पड़ता है। और इसका बिजनेस पर सीधा असर दिखता है। टेक्नो नेशनलिज्म की वजह से टिकटॉक और हुआवे जैसी कंपनियों पर बैन लग जाता है। प्रोटेक्शनिज्म के कारण टैरिफ बढ़ते हैं, सामान महंगा हो जाता है। और डी रिस्किंग का मतलब है कि देश और कंपनियां एक दूसरे पर निर्भरता कम कर रही हैं। नतीजा, पूरी दुनिया का बाजार छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रहा है। तो इस पूरे बदलते माहौल में आगे का रास्ता क्या है? इन दोनों कहानियों से, ट्रांजियन और एक्सपेंग की कहानियों से, हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि अब सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बेचने से काम नहीं चलेगा। अब एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रांजिशन ने किया। उन्होंने मोबाइल फोन से शुरुआत की, फिर डिजिटल सर्विसेज, घर के सामान और यहाँ तक कि वेंचर कैपिटल में भी उतर गए। उन्होंने खुद को सिर्फ एक फोन कंपनी नहीं बनाया, बल्कि लोगों की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बना लिया। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दुनिया के बाजार बिखर रहे हैं, क्या हमें ट्रांजियन जैसे और भी हाइपर लोकल ब्रांड देखने को मिलेंगे जो हर बाजार के हिसाब से खुद को पूरी तरह बदल लेंगे? या फिर डी ग्लोबलाइजेशन की वजह से देशों के बीच की दीवारें इतनी ऊंची हो जाएंगी कि ग्लोबल बिजनेस करना ही मुश्किल हो जाएगा? भविष्य जो भी हो, एक बात तो तय है, जो कंपनियां दुनिया भर में काम करना चाहती हैं, उनके लिए खेल के नियम हमेशा के लिए बदल चुके हैं।